सड़क तक चोर चोर का शोर क्यों मचा रहा है? क्या देश की सुरक्षा से जुड़ा इतना अहम मुद्दा विपक्ष के लिए सिर्फ सियासत का जरिया रह गया है? और क्या विपक्ष के इस हमले से मोदी सरकार बच पाएगी? दरअसल यूं तो राफेल देश की ताकत बनने जा रहा है, लेकिन फिलहाल विपक्ष इस मुद्दे को सरकार को कमजोर करने के लिए इस्तेमाल करती ज्यादा दिख रही है। संसद में भी राफेल को लेकर हंगामा होता रहा। हालांकि खबर यह है कि अब कांग्रेस और बीजेपी दोनों संसद में राफेल पर चर्चा के लिए तैयार हैं, बशर्ते कि संसद चल पाए। उस मिनिमम सपोर्ट प्राइस के अंतर्गत लाने की जो मिले हैं उनको जो भी सहायता जाने की कोई व्यवस्था करेगी, जहाँ जो उस मिनिमम सपोर्ट प्राइस के अंतर्गत लाने की जो मिले हैं उनको जो भी सहायता जाने की कोई व्यवस्था करेगी, जहाँ जो उधर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद बीजेपी और मोदी सरकार का भी सीना तन गया है और बीजेपी देश भर में यह ऐलान कर रही है कि राहुल गांधी और कांग्रेस अपने सियासी फायदे के लिए देश को गुमराह कर रहे हैं। यहां तक कि सोनिया गांधी के गढ़ रायबरेली से पीएम मोदी भी राफेल डील पर कांग्रेस को घेरते हुए साफ साफ कह चुके हैं कि कांग्रेस अपने सियासी फायदे के लिए किसी भी स्तर पर जा सकती है। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि कांग्रेस का इतिहास काला और वर्तमान कलंकित है। प्रयागराज के हाईकोर्ट ने सत्य और संविधान का साथ देकर उनको संसद से, पार्लियामेंट मेंबर से बेदखल कर दिया, तो उन्होंने लोकतंत्र को ही समाप्त करने की कोशिश की। देश पर आपातकाल मर दिया, यहां तक कि देश का संविधान भी बदल डाल दिया गया। कोशिश तो यहां तक हुई कि न्यायपालिका से चुनाव याचिका सुनने तक का अधिकार छीन लिया जाए। साथियों, कांग्रेस के नेताओं की यही प्रवृत्ति रही है। इस प्रवृत्ति में देश की संवैधानिक संस्थाओं को एक पार्टी के आगे हाथ बांधे खड़ा रहने पर मजबूर किया जाता है। न्यायपालिका को लेकर इस पार्टी की कार्य संस्कृति रही है, जब शासन में होते हैं तो लटकाना और विपक्ष में होते हैं तो धमकाना। एक व्यक्ति को आपने राफेल मामले में चोरी करके पैसा दिया है, उसकी इंक्वायरी होगी, उसकी जेपीसी होगी, पार्लियामेंट में उसके बारे में चर्चा होगी। आपने हमें कहा था कि प्यार से आप चर्चा करना चाहते हैं, तो फिर आप दौड़ क्यों रहे, भाग क्यों रहे? आप आइए, राफेल के बारे में बात कीजिए। आप देश को बताइए कि आपने कर्जा माफ क्यों नहीं किया, और आप देश को बताइए कब आप करने जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले, फ्रांस सरकार के बयान और भारत सरकार के बयानों से पूरा मामला लगभग साफ है। डील सरकार के स्तर पर हुई और इसमें कोई मिडिल मैन नहीं है, यह भी साफ है। बावजूद इसके कांग्रेस राफेल के मुद्दे को जिंदा रखना चाहती है, तो उसका केवल एक कारण नजर आता है, सियासी फायदा। 3 राज्यों में चौकीदार चोर है कि नारे ने असर भी दिखाया है। तो ऐसे में राहुल गांधी और कांग्रेस इस मुद्दे को 2019 लोकसभा चुनाव तक जिंदा रखना चाहते हैं, ताकि उसका सियासी फायदा उठाया जा सके। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले में रहे एक टाइपिंग एरर ने उन्हें यह मौका भी दे दिया है। तो आज बहस इसी मुद्दे पर कि क्या केवल चोर चोर का सियासी शोर है या कुछ और भी है। क्या विपक्ष राफेल जैसे देश के संवेदनशील मुद्दे पर सियासत करके गलत कर रहा है? क्या विपक्ष को मोदी सरकार में घोटाले का कोई मुद्दा मिल नहीं रहा, इसलिए वो राफेल के मुद्दे पर क्लीन चिट के बाद भी उसे जिंदा रखना चाहता है? क्या मोदी सरकार को विपक्ष के इस हमले का सियासी नुकसान उठाना होगा? इसी मुद्दे पर बहस करने के लिए हमारे साथ एक पैनल जुड़ेगा। हमारे साथ प्रफुल्ल बख्शी जुड़ रहे हैं, फॉर्मर विंग कमांडर, फाइटर पायलट और फॉर्मर चीफ स्पोक्समैन करके कह रही है कि कांग्रेस देश को कमजोर कर रही है ऐसी सियासत करके। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मोहम्मद खान जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। प्रफुल्ल बख्शी हैं हमारे साथ, फॉर्मर विंग कमांडर। हमारे साथ पथिकृत पायने हैं, इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट, और मेजर जनरल रिटायर्ड ए.के. सिवाच भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। बीजेपी से राजीव जेटली थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजीव जेटली भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। मोहम्मद खान साहब, मेरा पहला सवाल आपसे ही है कि जब अदालत ने क्लीन चिट दे दी, बावजूद उसके कांग्रेस पार्टी जो है वो इसको लेकर क्यों शोर मचा रही है? अगर आपके पास सबूत है, आपको लगता है कि सरकार ने अदालत को गुमराह किया,
तो आप लोग अदालत क्यों नहीं जाते? आप लोग कोर्ट का दरवाजा क्यों नहीं खटखटाते? और राहुल गांधी के पास तो इतने सबूत हैं, तो फिर उसको लेकर वहां क्यों नहीं जाते? जायज सवाल है सुशांत जी, और इसका जवाब यह है, जब सितंबर में ये याचिका दायर हुई थी, उसी समय हमारे जो प्रमुख प्रवक्ता हैं और सेल के अध्यक्ष रणदीप सिंह सुरजेवाला जी ने बयान दिया था कि हम इन स्पॉन्सर्ड पीआईएल्स में भरोसा नहीं रखते। उसी वक्त हमने इन्हें दरकिनार कर दिया था। हमारी शुरुआत से लेकर आज तक एक ही पोजीशन रही है कि फोरम इस पे एडजुडिकेट करने का, यानी जो फोरम उचित है सुनवाई करने का, वो है पार्लियामेंट, और ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की हम मांग कर रहे हैं। कोर्ट में हम कभी गए नहीं, और जहां तक कोर्ट का जजमेंट आया उससे भी सुशांत जी इन्हें माफ नहीं किया है। वो जजमेंट इन्होंने हासिल किया है छल कपट और झूठ के माध्यम से। जो इन्होंने सील्ड लिफाफे में जो खबरें दी थी सुशांत जी, जो जजमेंट में बेचारे हमारे ऑनरेबल जजेस हैं, उन्होंने रिप्रोड्यूस की, मान के कि ये सच्चाई है, मगर 4 बड़े झूठ सामने आए सुशांत जी। जल्दी से मैं आपके दर्शकों को बता देता हूं वो 4 बड़े झूठ क्या थे। पहला बड़ा झूठ था कि सीएजी की रिपोर्ट पार्लियामेंट के सामने पेश हुई है। राहुल जी जो चेयरमैन है पार्लियामेंट्री कमेटी के, उन्हें लिया है मल्लिकार्जुन खड़गे जी को, और देश को बता दिया ये झूठ है। उससे पहले अरुण जेटली जी और निर्मला जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, मगर उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जजमेंट पढ़ा और ये लाइन नहीं बताई और ना स्वीकारा कि ये गलती है, बाद में बोले गलती है। दूसरी बात, कोर्ट को यह बताया गया कि रिलायंस के साथ तो 2012 से समझौता हो चुका था दसॉल्ट का, यह भी झूठ है। और यह झूठ सबसे पहले हमारे देश के कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने 22 सितंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था, जनता को वर्गलाने के लिए। सब लोगों ने इस बात को पॉइंट आउट किया और कहा कि आज सर आप गलत बोल रहे हैं, वो अंबानी दूसरे थे, ये आपके अंबानी अलग है, और ये कंपनी तो 15 दिन पुरानी है। तीसरा बड़ा झूठ जो इन्होंने बोला, HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जिसे 80 साल का अनुभव है सुशांत जी, वो काबिल और लायक नहीं थी और उसके साथ कोई एग्रीमेंट ही नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने इनकी बात मान ली क्योंकि सोचा सरकार है, सच बोल रही होगी, मगर इन्होंने ये नहीं बताया कि 13 मार्च 2014 का अग्रीमेंट हो गया था वर्क शेयर दसॉल्ट और HAL के बीच। इन्होंने ये नहीं बताया कि फॉरेन सेक्रेटरी साहब ने खुद बयान दिया मोदी जी के विदेश जाने से 2 दिन पहले, जहां जाके उन्होंने पेरिस में डील बदल दी, उससे 2 दिन पहले फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया ने बयान दिया कि HAL और दसॉल्ट का अग्रीमेंट है। और तीसरी बात, उन्होंने ये नहीं बताया कि दसॉल्ट के CEO तो हिंदुस्तान आ गए, इंडियन एयरफोर्स चीफ के साथ HAL की फैक्ट्री गए और कहा हमारा रिश्ता गंभीर है। इतने बड़े झूठों के बाद हम कैसे सवाल ना उठाए सुशांत जी? इनका झूठ पकड़ा गया। और अगर इतनी ही बहादुर सरकार है, 56 इंच की छाती है, लाल आंखें हैं, इतना क्यों घबराते हो जेपीसी से? इतिहास में 4 बार आपने जेपीसी की मांग की, 4 बार आपको दी है, 1989 में, 1992 में, 2011 में, 2013 में। इतना क्यों घबराते हो यार? अब मुझे मोहम्मद खान साहब कुछ बात बताइए कि जजमेंट में क्या अदालत ने इस बात का जिक्र नहीं किया कि डसो एविएशन को इस बात की दिक्कत थी कि जो मैन पावर HAL के साथ लग रहा था वो 2.5 गुना से ज्यादा था? क्या इसका जजमेंट में जिक्र नहीं है? क्या इस बात का जिक्र नहीं है कि ठीक है 2012 में जिस रिलायंस के साथ समझौता हुआ था वो आगे नहीं बढ़ा, लेकिन बाद में जिस तरीके से डील हुई, और उसमें यह भी लिखा है, इट इज ऑल्सो अ फैक्ट दैट लॉन्ग नेगोशिएशंस फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ 126 MMRCA डिडंट प्रोड्यूस एनी रिजल्ट, और उसको मान लेना कि वो सौदा हो जाता वो उचित नहीं है। यह अदालत की अपनी टिप्पणी है। इन सब चीजों के बावजूद भी आपको क्यों लग रहा है कि इसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई है? और मेरा फिर वही सवाल है कि अगर ये सारी चीजें हुई हैं तो आप अदालत क्यों नहीं जाते? अदालत को बताइए सरकार ने ये गलत किया है, ये गलत चीजें बताइए। और जो आप कह रहे थे टाइपो एरर, वो सरकार ने शपथ पत्र देकर बताया है कि हमने ये लिखा था सीलबंद लिफाफे में, आपसे समझने में गलती हुई है। चलिए तीनों के मैं जवाब देता हूं सुशांत जी। सबसे पहली बात, जेटली साहब और निर्मला सीतारमण जी ने तो पहले जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की इसका जिक्र नहीं किया, हैरानगी की बात है। मगर जब हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुलासा किया, उसके बाद बोले हम जो है इसमें एप्लीकेशन लगा के सुधार देंगे। मगर एक बात बताइए, 3 सबसे वरिष्ठ जज हमारे देश के सेम गलती कर रहे हैं जजमेंट पर, इनकी सील्ड एनवेलप में पढ़ने के बाद जो कागजात इन्होंने दिए हैं, तीनों ने गलत पढ़ लिए, मान ही नहीं सकते हम लोग। दूसरी बात, आप जो बात कह रहे हैं HAL और दसॉल्ट की, आप बिल्कुल जायज बात कह रहे हैं, मगर सुप्रीम कोर्ट की जो फाउंडेशनल रीडिंग है वो खुद बोल रहा है पैराग्राफ 25 पैराग्राफ 32 में कि क्योंकि 2012 से अरेंजमेंट था और क्योंकि ये जाती मामला है दो प्राइवेट कंपनियों का, इसलिए हम इसमें नहीं जाएंगे। मगर आपको एक और बात बताओ सुशांत जी, जो ये कानून है जो कहता है कि ऑफसेट पार्टनर लाया जाएगा, इसमें कोई सरकारी हस्तक्षेप नहीं होगा,
आपको पता ही है अगस्त 2015 में ये संशोधन हुआ कि सरकार गलत बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं आप। अगस्त में पॉलिसी ही चेंज कर दी। आप गलत जानकारी बोल रहा हूँ सर। 2011 से आप डीपीपी 2013 देखिए, उसमें भी है सर। आपको गारंटी के साथ बोलता हूं कि आप झूठ बोल रहे हो। डीपीपी 2013 की 2013 में संशोधन हुआ। नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं साहब, आप कोर्ट में झूठ बोल रहे हैं, आप जनता के सामने झूठ बोल रहे हैं। रिविजन ऑफ डिफेंस ऑफसेट गाइडलाइंस 2012 में जो आया था, 22 अमेंडमेंट है वो अगस्त 2015 में हुआ है। आप बोले तो मैं आपको क्या, मैं आपको गारंटी देता हूं। मोहम्मद खान साहब, मैंने भी बहुत रिसर्च की है इस पे, मैं आपको बता रहा हूं, पथिक पायने सही कह रहे हैं, ये बात 2012-2013 से है। आप ये गलत जानकारी दे रहे हैं। बोल रहे हो। नहीं सर, सॉरी सर, मेरी जानकारी है। प्रेरोगेटिव ऑफ द OEM टू डिसाइड द डिफेंस ऑफसेट पार्टनर। पब्लिक डोमेन में ही डाल दिया है। नहीं, आप झूठ बोल रहे हो, और ये झूठ 1 साल से बोल रहे हो। 2013 की पॉलिसी के माध्यम से 2012 में हुआ था। आप झूठ बोल रहे हैं सर। मोहम्मद खान साहब, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन आप गलत बोल रहे हैं, आप गलत जानकारी दे रहे हैं, ये बात तो मैं कहूंगा। नहीं सर, आप बोलिए ना, 2012 से है, ये सही कह रहे हैं पथिक पायने। चलिए सुशांत जी, बात ये खत्म कर देते ना। खत्म क्यों करें? आप झूठ बोल के बोलेंगे खत्म कर देंगे। नहीं, आप झूठ बोल रहे हो। डीपीपी की पॉलिसी 2013 से है। नहीं, सुनिए, झूठ आप बोल रहे हैं। मैं आप मुझे मजबूर मत कीजिए, आपको शर्मिंदा करने के लिए अपना पर्दाफाश करने के लिए। आप मेरी बात ध्यान से सुनिए, मैं आपको एक सच्ची बात बताऊं, 2013 से लेकर अब तक डिफेंस प्रोक्योरमेंट पॉलिसी थी। अगस्त 2015 को जब चेंज की गई, वो आप क्यों दबाने की कोशिश कर रहे हैं? अगर अमेंडमेंट हुआ है तो अगस्त 2015 में आप दबाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? अमेंडमेंट में क्या लिखा हुआ है? आगे दर्शकों को मिसलीड मत कीजिए। हमने इतनी हिम्मत है, मैं आपको नहीं जानता, मगर एक बात आपको चुनौती देता हूं, जाके हमारी कहते सीएजी वाली रिपोर्ट पढ़िए, जो हमने सीएजी को सबमिट किया, हमने रिपोर्ट अपनी 30 दस्तावेज दिए, जिसमें से एक अमेंडमेंट भी है और हमारी आईएनसी की वेबसाइट पे लगा हुआ है। जाके एजुकेट योरसेल्फ बिफोर यू कम ऑन दिस बेस एंड अक्यूज अदर्स ऑफ लाइंग। आप जो 520 करोड़ की बात करते हो ना, उसमें रफाल का चैसिस नहीं आता। रफाल तो दूर की बात, रफाल का चैसिस नहीं आता 520 करोड़ में, और वो एक जो फाइटर एयरक्राफ्ट होता है उसको बिना औजार के वो बैलगाड़ी बन जाता है। भामरे पार्लियामेंट में खड़े होकर क्यों स्वीकारते हैं? कांग्रेस का ढांचा खरीदने गई थी। मैं कोई बीजेपी का नहीं हूं, की बातें कर रहे हैं जी, मैं डिफेंस की बात कर रहा हूं। इज ही टॉकिंग सेंस? यस, आई एम टॉकिंग सेंस। आपकी बातों से साफ लग रहा है आप किसका तर्क रख रहे हैं। आप एक बात बताइए, क्या कांग्रेस खाली ढांचे लेने गई थी? क्या एग्जैक्टली ये डील हुई थी कि हमें खाली ढांचे दो? आपको मैं एक एग्जांपल दूं। बात है कि हमने इंडिया स्पेसिफिकेशन का ओरिजिनल एग्रीमेंट हम लोगों ने पार्लियामेंट में पेश किया है, और आप बोलते हैं कि हम लोग खाली ढांचे लिया है। सर बोल रहे हैं। इसमें एक चीज है, प्रफुल्ल बख्शी हमारे साथ है, बहुत फाइटर जेट उन्होंने उड़ाए हैं। प्रफुल्ल बख्शी साहब, पथिक पायने ये कह रहे हैं कि जो कांग्रेस पार्टी राफेल खरीद रही थी वो तो किसी काम का नहीं होता, या बेसिक मॉडल होता। क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, जब बात शुरू हुई थी, वो बात शुरू होते होते बंद हो गई। जब तक वो डिसाइड करते, उन्होंने कैंसिल ही कर दिया। व्हेन यू गो फॉर अ नॉर्मल एयरक्राफ्ट, पहली बात होती है उसके ऊपर क्या एवियोनिक्स लगेंगे, वेपन डिलीवरी लगेगी, वेपन टारगेट एक्विजिशन लगेगा, वो प्राइस को 2.5 गुना 3 गुना से ज्यादा बढ़ा देता है। एग्जैक्टली जो लीबिया के पास में रफाल आएगा वो हमारे से बिल्कुल फर्क होगा। ये बात मान के चलिए, MiG-21 जितने गए थे कितने फर्क होते थे हर जगह। इसीलिए वो जो बात बंद हो गई रफाल की कांग्रेस के टाइम पे, सारी की सारी प्रॉब्लम वहीं से स्टार्ट हुई। अगर वो बंद ना होती, अगर उसको नॉर्मल प्रोसेस दिया जाता, तो ये आज हम यहां बैठे ना होते। तो एक बात मुझे बताइए, अगर वो डील वैसी चल रही होती और 2014 में मान लीजिए कि यूपीए की ही सरकार आती, तो जो फाइनल राफेल अगर यूपीए खरीदती तो उसको भी ज्यादा ही कीमत देनी होती, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल देनी होती। मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूं। देखिए सुशांत जी, एक बेसिक एयरफ्रेम विद द इंजन होता है, उसका एक कीमत होता है, उसके ऊपर आता है आपका क्या एवियोनिक्स है, उसमें एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक रेडार आ रहा है, उसमें थालेस स्पेक्ट्रा आ रहा है। ये जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट होता है, ये जो एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैंडर है, रेडार होता है, उसका कीमत होता है। फिर उसके साथ ये जो डील में है, इसमें मिसाइल्स आ रहे हैं, स्कैल्प क्रूज मिसाइल, उसका 500 किलोमीटर रेंज है, मीटियोर बियॉन्ड विजुअल रेंज एंटी अभी तो आई नहीं बात। हाँ, इसमें इसका प्राइस लगता है। उसके बाद एक चीज, ये सारे का सारा ये टारगेट, और आपकी जो प्राइस है वो इतनी ज्यादा बढ़ जाती है, वो पता नहीं चलता लोगों को। अच्छा, उसके साथ मैं एक एग्जांपल देता हूं। 2011 में यूपीए ने एक डील किया, मैं उसको भी सपोर्ट करता हूं, लेकिन मैं कंपैरिजन करना चाहता हूं। 2011 में इसी डेसॉल्ट के साथ यूपीए ने एक डील किया था, जो हमारे पास 52 मिराज 2000 है, उसके अपग्रेडेशन के लिए।
तो 52 मिराज 2000 के अपग्रेडेशन के लिए डेसॉल के साथ डील हुआ था $3.9 बिलियन का, $2.4 बिलियन बेसिक मॉडर्नाइजेशन का, अपग्रेडेशन का, $1 बिलियन का हथियार खरीदा गया और $500 मिलियन हेल के साथ वो अपग्रेडेशन करने के लिए फैसिलिटी, जहां पे ये इंडिया में होगा डेसॉल के साथ। आप 52 एयरक्राफ्ट जो 25 साल पुराना है उसके मॉडर्नाइजेशन के लिए आप $4 बिलियन खर्च कर रहे हो, और 36 प्लेन जो 5th जनरेशन है उसमें $8.9 बिलियन है, तो आपको घोटाला लग रहा है? आप बताइए, वो डील अगर सही है तो ये कैसे गलत है? देखो, इसके अंदर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो कि पहले 126 एयरक्राफ्ट आने थे, 18 तो आने थे फ्लाई अवे कंडीशन में, और 108 जो आने थे वो यहां पर आके असेंबल करने थे, और जिसके अंदर HAL ने असेंबल करने थे। मगर ये डील हो नहीं पाई। क्यों नहीं हो पाई? क्योंकि इसके अंदर काफी प्रॉब्लम थी, और उसकी जो प्राइस थी कि उस टाइम बेस प्राइस ली गई थी, क्योंकि प्राइस तो जब होनी थी जब हम डिसाइड कर लेते कौन सा वेपन सिस्टम लगेगा, कौन सा हमारे को मिसाइल लगेगी, कौन सा इवोनिक्स लगेगा, तभी तो ये पोर्टेंट वेपन बनता है, नहीं तो ये तो एयरफ्रेम है। इसलिए ये बातें हुई नहीं, डील फाइनलाइज नहीं हुई। जब ये दूसरी गवर्नमेंट आई तो पॉसिबली जो एयरफोर्स ने प्रेशर डाला कि भाई हमको जल्दी से जल्दी एयरक्राफ्ट चाहिए 4th और 5th जनरेशन, अगर चाइना के पास J-20 आ गए, वो पाकिस्तान को भी दे रहा है 5th जनरेशन, तो ये हमारी अभी डिफेंस की रिक्वायरमेंट थी एयरफोर्स की, इसलिए गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील की गई और जल्दी से जल्दी की गई और 36 लिए गए। ये मैं नहीं कह रहा कि 36 बहुत हैं, आगे और चाहिए, पर 36 उस समय ये देखा था। राजीव जेटली जी, मैं आपके पास आऊं उससे पहले आपको ये दूसरी बात, जो इसकी प्राइस बढ़ी, प्राइस इसलिए बढ़ी 527 से 1670 के करीब, क्योंकि अंदर इसके अंदर स्टेट ऑफ आर्ट वेपन सिस्टम लगे, और हम ये नहीं बताना चाहते, अभी कतार ने भी लिए हैं, क्योंकि जो वेपन सिस्टम आप बता दो पैसे लगे हैं तो दुश्मन को यह पता लग सकता है कि इस जो आपके एयरक्राफ्ट में क्या मिसाइल लगी हैं, क्या वेपन सिस्टम है, इसकी क्या कैपेबिलिटी है। और एक बात ये और है कि जो आपको सप्लाई कर रहा है वो मेरे को इस रेट पर सप्लाई कर रहा है, आपको किसी और रेट पर सप्लाई कर रहा है, क्योंकि आपकी अगली बिजनेस भी उसके साथ होनी है। वो सीक्रेट रखते हैं, वो नहीं बताते। बहुत अच्छी बात। तो इसलिए सुशांत जी मैं ऐड करना चाहता हूं, इसमें एक और क्लॉज है इस डील में, परफॉर्मेंस बेस्ड लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट, जिसके तहत अगले 5 साल तक ये जो प्लेन्स है इसके जो ऑपरेशनल अवेलेबिलिटी 75% ऑफ द फ्लीट 24/7 ऑपरेशनल अवेलेबिलिटी का गारंटेड डेसॉल दे रहा है। हिंदुस्तान में जो सुखोई 30 है वो भी अच्छा प्लेन है, 230-40 जो है उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज है ऑपरेशनल अवेलेबिलिटी। कोई भी टाइम अगर कोई इमरजेंसी होता है 55% के ज्यादा अवेलेबल नहीं होता। ठीक है, और एक चीज मैं और जोड़ दूं सर, 50 से 55% जो सुखोई की बताई, उससे हमको लेसन लर्न किया। हमने ये देखा कि हमने वेपन तो खरीद लिए, पर जो हमने उनसे डील की थी तो वो लॉजिस्टिक सपोर्ट सिस्टम नहीं आया। तो एज ऑन टुडे 50 से 55 इसकी हम नहीं चाहते थे सुखोई जैसा हो, इसलिए इसका एक हमने 10 साल का पैकेज लिया है कि इंश्योर करेगा। और मैं दर्शकों के लिए एक बात और जोड़ दूं मोहम्मद खान साहब आपके पास आने के पहले, कि जिस डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर के गाइडलाइंस की हम बात करते हैं डीपीपी की, वो ये भी कहती है कि अगर 300 करोड़ से ज्यादा की आप खरीदारी कर रहे हैं और उसमें लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस चाहिए तो आपको इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट के लिए ही जाना होगा या जाना चाहिए। और फिर सवाल कांग्रेस पार्टी से उठता है कि आप लोग आईजीए क्यों नहीं कर रहे थे, आप लोग क्यों बीच में कंपनी के साथ सौदा कर रहे थे, इसका जवाब भी देना चाहिए। और साथ में यह भी बताइए, पथिकृत पाइने को तो आपने बोल दिया कि आप जो बोल रहे हैं वो लग रहा है किसी पार्टी के लिए बोल रहे हैं। देश के जो 2 बड़े फौजी बैठे हैं जिन्होंने अपने बाल सफेद कर दिए इस देश की सेवा में, उनको भी आपने सुना, उनको भी क्या कहेंगे? वो भी झूठ बोल रहे हैं, वो भी बीजेपी की तरफ से बोल रहे हैं। और दूसरी बात है, एक मिनट वो जवाब दे दे सर। नहीं, मैं बोलूंगा, उनकी बातों को मैं बड़ा आदर और सम्मान करता हूं। कांग्रेस की हमेशा परंपरा रही है, हमारी हमेशा परंपरा रही है, हमारे आर्म्ड फोर्सेस के जो सैनिक हैं, अफसरात हैं, उनकी बात सर आंखों पे। मगर मैं यही कहूंगा, जो दोबारा आपने आपको एक्सपर्ट बने बैठे हैं इस पैनल पे, वो झूठ बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब ये बोल रहे थे तो मैंने गूगल करके, और काश ये भी गूगल कर लेते, वो पीआईबी का रिलीज निकाल दिया, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का, जो कहता है अमेंडमेंट्स टू ऑफसेट गाइडलाइंस, यानी ऑफसेट गाइडलाइन में संशोधन। ये है 23 दिसंबर 2015 का। सुशांत जी आपको गौर से सुनिए, वाले विश्लेषक जो है साहब, देखिए, ऑर्डर्स इन दिस रिगार्ड वर पब्लिश्ड बाय एमओडी ऑन August 5, 2015। अरे सुन लीजिए, घबरा क्यों गए, बौखला गए? ऑर्डर्स इन दिस रिगार्ड वर पब्लिश्ड बाय एमओडी 2015। इसको संक्षेप में
संक्षेप में सुशांत जी ये कहते हैं कि आप अगर आज कोई ऑफसेट पार्टनर लाते हैं, आपको इस स्टेज पे नाम देने की जरूरत नहीं, आप बाद में नाम दे सकते हैं। क्यों किया गया ये कि रिलायंस का नाम इन्हें ना देना पड़े, कि बाद में रिलायंस का नाम ये ला सके। ये जानबूझ के संशोधन किया गया रिलायंस का फायदा करने के लिए। इनसे बोलिए, नॉलेज इल्म इस पे पुख्ता करें, उसके बाद आके डिबेट करिएगा। और कांग्रेस की तैयारी, आखिर में मैं एक बात बोलूंगा सर, इसका भी जवाब दे दें। 30 दस्तावेज हमने सबमिट किए, आप तथ्यों की बात करते हैं, 30 दस्तावेज हमने सबमिट किए, ये उसमें से एक है। जाओ पढ़ो, ये देश की सबसे बड़ी और इतिहास में सबसे बड़ी चोरी है। ठीक है सर, हम सरकार का कितना पक्ष रखना चाहते हो, ये चोरी हम खोल के रहेंगे। ठीक है, खोल लीजिए जो भी खोलना है। सबसे पहले तो जेपीसी होना चाहिए अगुस्टा वेस्टलैंड में। अब बात आ रही है इसकी, सुन लीजिए आप। ये जो डील हो रहा है उसमें 90 से ज्यादा, अरे मियां 2013 में जेपीसी अगुस्टा वेस्टलैंड पर हुई थी। इस जो डील हो रहा है ना, सुनिए भाजपा सरकार है, उनसे पूछिए 2013 में किसने हुई थी जेपीसी, उन्होंने मांगी थी, हमने दी थी, क्योंकि हम इनकी तरह डरते नहीं थे। आप सुन लीजिए ना, ये जो डील हो रहा है उसमें सबसे पहली चीज है कि नहीं थे। आप सुन लीजिए ना, ये जो डील हो रहा है उसमें सबसे पहली चीज है कि 90 से आपको तो यही नहीं पता कि 2013 में जेपीसी हुई है और आप जो है चुनौतियां दे रहे हैं। 90 से ज्यादा कंपनी के साथ ये ऑफसेट पार्टनर है, जो डसॉल्ट के ऑफसेट पार्टनर है, एमबीडीए के है, थैलेस के है, साफरान के है, 90 कंपनी से। अब प्रॉब्लम 1000 करोड़ का सुन लीजिए ना, दिया गया है, हाथ जोड़ के बहानेबाजी नहीं चलेगी। सर हाथ जोड़ के 1000 करोड़ का रिलायंस को दिया है। और सबसे बड़ा बेनिफिशियरी इसका है डीआरडीओ, जिसका डील हो रहा है साफरान के साथ 9000 करोड़ का। ठीक है, एंड अकॉर्डिंग टू द डेटा, इस डील में जो रिलायंस को मिल रहा है कि क्या मिल रहा है वो दैट इज लेस देन 1000 करोड़। हमारा सवाल है कि रिलायंस को 30,000 करोड़ को जो मिल रहा है, रिलायंस को 30,000 करोड़ नहीं मिल रहा, 30,000 करोड़ रिलायंस को नहीं मिल रहा, यही बात तो बता रहे हैं सर कि रिलायंस को 30,000 करोड़ नहीं मिल रहा। राहुल गांधी खड़े होकर झूठ बोलते हैं बार बार ये बात। 1000 करोड़, 1000 करोड़ से कम कह रहे हैं ये। मैं बताता हूं, मुझे ये बताइए, आपने सुना इतने वरिष्ठ फौजी यहां बैठकर बता रहे हैं कि डील में घोटाले की कोई संभावना नहीं, प्रतिकृत फाइनें बता रहे हैं, हम फैक्ट रख रहे हैं। बावजूद इसके अगर कांग्रेस के प्रवक्ता या कांग्रेस के अध्यक्ष जिस तरीके से राफेल को मुद्दा बना रहे हैं, इसकी वजह क्या है? क्या उन्हें कोई ठोस आधार नहीं मिल रहा बीजेपी की सरकार के खिलाफ, और आप इसको कैसे काउंटर करेंगे? ऑफसेट ऑब्लिगेशन ऑफ 30,000 करोड़ सुशांत जी उनकी एनुअल रिपोर्ट में उन्होंने स्वीकारा है। ये जो सफाइयां दे रहे हैं उन्होंने अपनी एनुअल रिपोर्ट में स्वीकारा है। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर बोल रहे हो टू किक ऑफ आवर प्रोजेक्ट सब्सिडियरी रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर हैज फॉर्म्ड अ जॉइंट वेंचर कंपनी। अरे हीरो उन्होंने खुद लगाई है, उन लोगों ने खुद ऑनलाइन पब्लिश किया और हम लोगों ने जनता के सामने पेश की है। वो खुद ये पक्ष नहीं रख रहे, आप लोग क्या बोल रहे हो? उनकी सफाइयां दे रहे हो। 1000 करोड़ भी नहीं मिल रहा है। आप डेटा देते रहो, आई कैन गारंटी यू 1000 करोड़ से भी ज्यादा नहीं होगा। आपसे प्रवक्ता है रिलायंस के, आप रिलायंस की, जब रिलायंस खुद अपनी रिपोर्ट में बोल रहा है किसी तो का आप नहीं रहे हो। मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता किसको मिल रहा है, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं मुझे 90 कंपनीज इन्वॉल्व है। आप जैसे लोग आते हैं, गलत बयानी करते हैं, झूठ बोलते हैं, इसीलिए तो सुप्रीम कोर्ट ने हरा दिया आपको, जो इल्म नहीं रखते मुद्दे पे और आके जनता को बरगलाते हैं। बात मत कीजिए, मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं उनकी एनुअल रिपोर्ट से, जो आपका झूठ है देश के सामने खोल रहा हूं। 1,000 करोड़ 30,000 करोड़ मान रहे हैं, आप बैठ के झूठी दलीलें दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दिखा दिया कौन सच है कौन झूठ है। इनकी बात मत कीजिए, ठीक है ना? मैं आपसे इज्जत से बात कर रहा हूं, आप इज्जत से बात करें। सुप्रीम कोर्ट ने पैराग्राफ 12, 15, 34 में कहा है कि उनके पास ज्यूरिसडिक्शनल लिमिटेशन है, वो कई मुद्दों में जा ही नहीं सकते, बारीकी में जा ही नहीं सकते। ये तो पढ़ा नहीं, ये तो नजरअंदाज कर दिया। बीजेपी को कुछ भी बोल दो, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं आपको इतना कहना चाहता हूं सीएजी का रिपोर्ट के ऊपर नहीं है। ठीक है राजीव जी, अब जवाब दीजिए। देखिए, मैं बहुत देर से सुन रहा था, मुझे लगता है आपने बहुत ज्यादा वेटेज दे दी कांग्रेस को और पूरा मौका दे दिया आज बोलने के लिए। बार बार वो उसी बात को दोहरा रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है। और सबसे पहले जो मोहम्मद खान साहब मेरे दोस्त हैं, इन्होंने एक बात रखी, इन्होंने कहा कि हमारे मीडिया इंचार्ज ने कहा कि हम स्पॉन्सर्ड पीआईएल में विश्वास नहीं रखते हैं। एक बात गौर कीजिए इनकी, अगर ये कहते हैं हम स्पॉन्सर्ड पीआईएल में विश्वास नहीं रखते हैं, तो क्या ये अपनी जो राफेल को लेकर के चर्चा है वो सड़कों पे नारों के रूप में रखना चाहते हैं? क्या ये पीआईएल खुद फाइल नहीं कर सकते थे? क्या जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट आई, उसको ये कहीं ना कहीं बलपुल बना रहे, गुमराह करने की कोशिश कर रहे? मैं केवल इतना सा प्रश्न पूछना चाहता हूं। आपने देखा होगा
अगर इन्हें कोई आपत्ति थी, बहुत सारे चोर किसी थाने के बाहर खड़े होकर आम जनता के साथ मिलकर जोर से शोर मचाते हैं कि ये चोर चोर चोर, लेकिन अंदर जाके कंप्लेंट नहीं लिखवाते। वो कंप्लेंट इसलिए नहीं लिखवाते क्योंकि उन्हें मालूम होता है कि जब इन्वेस्टिगेशन होगी तो सबसे पहले मेरे को पकड़ा जाएगा, मैं खुद चोर हूं। और जो चोर होता है वो सुप्रीम कोर्ट में कैसे जा सकता है? जो चोर होता है राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ होता है, वो केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकता है, गलियों में नारे लगा सकता है, और जब उनकी पोल खुल जाती है तो ये बात रखी जाती है कि जिन्होंने PIL लगाई, जिसमें प्रशांत भूषण भी सबसे क्लोज एसोसिएट है इनके, वो भी आज स्पॉन्सर्ड PIL में कंसीडर हो गए हैं। तो आप खुद क्यों नहीं गए? आपको जब ये बात सुप्रीम कोर्ट ने बताई, ना प्रोक्योरमेंट पॉलिसी में कोई गड़बड़ी है, ना प्राइजेस में कोई गड़बड़ी है, ना ऑफसेट डील के अंदर कोई गड़बड़ी है। ठीक है, मुझे एक चीज बताइए राजीव जेटली जी, जो सवाल कांग्रेस बार बार पूछ रही है, देखिए यहां तमाम लोग ये कह रहे हैं कि कीमत को लेकर कोई गड़बड़ी नहीं है। ठीक है, बड़े लोग हैं, वरिष्ठ लोग हैं, फौज में रहे हैं, सबका अपना अनुभव है। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछता हूं, अगर प्राइसिंग में कोई गड़बड़ी नहीं है, अगर कोई भी प्रोसीजरल लैप्स नहीं है, जिसका जिक्र कोर्ट ने भी कर दिया है, तो फिर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाने में सरकार को क्या दिक्कत है? इसका जवाब भी देना चाहिए आपको, क्योंकि देखिए ये कोई पहला मामला नहीं है जिस पर जेपीसी की मांग उठी हो, कई बार बनी है, 2G पर भी जेपीसी बनी थी। तो इसमें आप लोग जेपीसी को लेकर क्यों पीछे हट रहे हैं? हम तो केवल एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी जिसने 3 स्टेटों के चुनाव एक झूठ पर लड़ लिए, वो 3 स्टेटों के चुनाव अगर झूठ पर लड़ सकते हैं तो क्या सदन में इसके ऊपर चर्चा नहीं कर सकते? चर्चा आपने देखी होगी, जब भी सदन के अंदर चर्चा होती थी, जो जनहित के बिल होते थे केवल इस बात के लिए रुक जाते थे क्योंकि राहुल गांधी कहीं से ट्रेनिंग लेकर के आए थे कि कितने जोर से मुझे नारा लगाना है। अब जब टेक्निकल तौर पर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है, उस जजमेंट के आधार पे इन्हें अपनी बात रखनी है, तो राहुल गांधी कहीं ना कहीं भागते हुए नजर आ रहे हैं। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं सर, जितने दर्शक देख रहे होंगे वो ये इस वक्त सोचते होंगे कि जब कांग्रेस पार्टी बार बार जेपीसी की मांग करती है तो सरकार उसको ठुकराती क्यों है? इसका आधार क्या है? ये बस मैं आपसे पूछ रहा हूं। मैं सुशांत जी एक बात बोलूंगा। बिल्कुल सिन्हा साहब, आपने शायद सुना नहीं था, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात को रखा था कि जेपीसी को गठित करने के लिए सदन में चर्चा होती है। जब कोई सदन में चर्चा करने को तैयार ही नहीं है, गलियों में नारे लगाना चाहता है, अपने नेताओं के साथ आम जनता को बरगलाना चाहता है, चोर खुद चोर चोर कह के चिल्लाना चाहता है, तो आपको उम्मीद क्या? मोहम्मद खान साहब वो कह रहे हैं कि सदन में चर्चा कीजिए और वहां प्रस्ताव लाइए और उसके बाद जेपीसी बन जाएगी। राहुल गांधी, सुनिए सिन्हा साहब, जेटली साहब, सिन्हा साहब, सबसे पहली बात जो हमने सबसे पहले उठाई उसके ऊपर राहुल गांधी ने एक शब्द भी नहीं बोला। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक बात पूछी, पूरी पार्टी एक ही बात पूछ रही है, केवल राहुल गांधी ये बताए कि ये सोर्स कहां से आया उनके पास। जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर सारे डॉक्यूमेंट सील्ड एनवलप के अंदर दिए गए, राहुल गांधी सारे आपके सवालों के जवाब देता हूं जेटली साहब, मैं आपके सारे सवालों के जवाब देने को ऐसे इनपुट देता है, और अगर वो इनपुट नहीं है तो इस तरीके के गुमराह करने के एजेंडे के पीछे उनकी क्या वजह है, क्या मंशा है? एक बार राहुल गांधी जी ने जवाब दिया, उनको जवाब दे लेने दीजिए। सोर्स है, इस सोर्स को आगे रख के मैं आपको ये बता सकता हूं कि इस प्रोक्योरमेंट पॉलिसी में यहां पर प्रश्न उठा सकता हूं। सुन लीजिए, अरे 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 जी ठीक है, मोहम्मद खान साहब बोलिए। खून गर्म कर रहे हैं आप राहुल गांधी जी की तरफ से बोलेंगे कि आपका सोर्स क्या है, आप बताएंगे आपका सोर्स क्या है? आप जानकारी कहां से बता रहा हूँ जेटली साहब, क्यों विचलित हो रहे हैं, मैं सब बता रहा हूँ। अच्छा, उनको अब जवाब देने दीजिए। उठा रहे हैं राजीव जी, बोल रहे हो, जवाब तो देने दीजिए। क्यों बता रहे हैं? और सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट सिन्हा साहब, बहुत इंपॉर्टेंट सिन्हा साहब, एक सेकेंड, पी माधवन डायरेक्टर HAL के, वो कह रहे हैं राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के डायरेक्टर इस बात को ऐसे कैसे होगा डिबेट? उसके बावजूद आपने बहुत सवाल पूछ लिए सर, उनको जवाब देने दीजिए, फिर बाकी मेहमानों से भी सवाल करेंगे। ठीक है, मोहम्मद खान साहब अब आप जवाब दीजिए, कम वक्त में दीजिएगा और निजी टिप्पणी से बचिएगा। सरकार, मैं जवाब देता हूं, कम वक्त में दूंगा। जी, मैं बस 40 सेकंड का इंतजार बस 40 सेकंड मांगूंगा। जेटली साहब, आपने 3 सवाल किए, मैं तीनों के जवाब देता हूं। जेटली साहब, सबसे पहली बात,
सबसे पहला खुलासा आया जब आपने ये जरूर बताइए आपके पास सुभाष सोच भामरे क्या के है? माध्यम से हमारा मेन प्रश्न है आपके पास सोच क्या है? करोड़ है। अब सोच जरूर बताइएगा। सुन लीजिए, आप इतने बौखलाए हुए हैं, आप इतने बौखलाए हुए हैं कि सरकार विपक्ष से सवाल कर रही है, विपक्ष जवाब दे रही है, लेकिन सरकार में आज हिम्मत नहीं है जवाब देने की। आप इतना घबराए हुए हैं जेटली साहब, आप लगता है अपने नेता की तरह आपकी भी 56 इंच की छाती खोखली है कि आप जवाब सुनने को तैयार ही नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ सारे तथ्य, सुनिए मेरी बात के साथ आप क्यों डरे रही है? देश के एक्सपर्ट, मैं आपको ब्लेम नहीं करता हूं, आपकी हालत है खराब, आप जवाब दे नहीं सकते, तथ्यों पे बात नहीं कर सकते, इसलिए आप मेरे नेता पे सवाल उठा रहे हैं। तथ्यों पे जवाब देने की हिम्मत सुन लीजिए ना राजीव जी, उनको सुन लीजिए, आपने सवाल पूछ लिए, उनको सुन लीजिए। अब राजीव जी, आप वही काम कर रहे हैं जो राहुल गांधी करते हैं। यही तो भाजपा के प्रवक्ताओं का नेचर है। आप बोलिए भाजपा मोहम्मद के खान साहब। प्रवक्ता जवाब नहीं दे सकते, धैर्य से सुन रहा हूं, अरे सोच बताएंगे, आ जाते हैं, देश की जनता सुनेगी, ये बताइए। अब सुनिए जेटली साहब, अरे आप देश की जनता सुनेगी, बताइए आप किसके साथ मिले हुए हैं? कौन है आपको जो बोलता है अपने देश में जाके इसके सारे सीक्रेट पब्लिक आप सवालों के जवाब मत दो। दोनों क्या कर रहे हैं? 40 मिनट के डिबेट में बैठो, जरा सा रुकिए इधर से उधर राजीव जी। भागो, डरे रहो, जनता को जवाब मत देना। ठीक है, मोहम्मद जनता को खान साहब, जवाब आप मत बात देना। बोलिए। जेटली साहब विपक्ष से सवाल पूछो, आप जवाब अगर हम दीजिए। जवाब देते क्योंकि हम एक निडर विपक्ष है, तुम्हारी तरह नहीं है। अब सुनो मेरी बात, जेटली साहब, पहली बात आपको पता है हमें सब पहले कब लगा कि दाल में कुछ काला है, और दाल पूरी की पूरी काली कब निकली? जब आपने बोला कि हम पार्लियामेंट में दाम नहीं बता सकते। हमने कहा चलो ठीक है, सरकार की कोई बात होगी। फिर हमें एनुअल रिपोर्ट मिली दसॉल्ट एविएशन की, जिसमें उन्हें तो कोई झिझक नहीं थी बताने के लिए क्या दाम दे रहे। वहां हमने देखा कि दाम 3 गुना जा रहा है। यार सरकार से सवाल किया, हमने नहीं और सांसदों ने भी किया है, जाके देखिए रिकॉर्ड पार्लियामेंट का। आप लोगों ने कहा गोपनीय है, हम बता नहीं सकते। आपके पास डसॉ एविएशन की रिपोर्ट होगी सर, आपके पास डसॉ एविएशन की रिपोर्ट है जिसमें आप कह रहे हैं कीमत बताई गई है। आप एक एक ब्रेकअप बताइए कैसे 1600 करोड़ हुआ है। तथ्य है ये सुशांत जी, आप बताइए ना। मैं वही तो हम पूछ रहे हैं, तुम 1600 करोड़ क्यों गोपनीय बताते हो कि कौन नहीं बताते? नहीं, सरकार कह रही है हम ब्रेकअप नहीं दे सकते। एडवांटेज हुआ, आप कह रहे हैं ब्रेकअप बताइए, कैसे हुआ? 1600 करोड़ तो सरकार भी बता रही है। आप कह रहे हैं वहां पे एनुअल रिपोर्ट में कीमत है ना, आप बताइए क्या क्या लगा है प्लेन में। अरे सुनिए सुशांत जी, ये डिबेट यही खत्म करते। सुशांत जी, बड़ा सिंपल डिबेट है, आज ही खत्म करते। आप जेपीसी की मांग कर लो, 30 सांसद के सदस्य बंद कमरे में बैठेंगे, ज्यादा सांसद आपके होंगे। मगर इतना आप अब बताइए कि आपने जिस एनुअल रिपोर्ट का जिक्र किया से भी ये बात उसमें आप कह रहे हैं कीमत बता दी डसॉ एविएशन ने। सर आप उस डसॉ एविएशन की कीमत को पढ़ के दर्शकों के लिए बताइए। भारत जो राफेल खरीद रहा है उसमें क्या क्या लगा है और उसकी क्या क्या कीमत है, आप ब्रेकअप बता दीजिए। 1600 को हो गया, वही तो हमारा सवाल है सुशांत जी। सुशांत जी, वही तो हमारा सवाल है कि 570 करोड़ का जहाज 1600 से अधिक करोड़ का अरे तो 1600 करोड़ तो सरकार भी बता रही है। पूछा जा रहा है, मुझे ये बताइए जनरल साहब, 1600 करोड़ की कीमत तो सरकार बता रही है, लेकिन जो कांग्रेस मांग कर रही है कि आप ब्रेकअप बताइए, क्या कोई भी सरकार ब्रेकअप बता सकती है? तैयार हुई है, बता रहा हूं कि ब्रेकअप इसलिए नहीं हम बता मांग करें सकते, ब्रेकअप बताओ। हमारी बड़ी सरल मांग है सुशांत जी, पहले ब्रेकअप बताओ, पहले रडार लगने वाले बताओ रिलायंस। मोहम्मद खान साहब सुन लीजिए, मोहम्मद खान साहब सुनिए, आपको बता रहे पहले भी इन्होंने कहा था कि जो बेसिक एयरक्राफ्ट होता है उसमें जब आप वेपनरी जोड़ते हैं तो कीमत बढ़ती है। अभी वो फिर बता रहे हैं कि क्यों ब्रेकअप नहीं बता सकते। सुनिए, इसके अंदर जब बेसिक एयरक्राफ्ट का एयरफ्रेम है उसकी कीमत के बाद सबसे ज्यादा कीमत बढ़ती है जब उसके अंदर वेपन सिस्टम लगते हैं, एवियोनिक्स लगते हैं, रडार लगते हैं, मिसाइल लगते हैं, और वो जब वो पूरा हथियार तैयार हो जाता है प्लस इसका लॉजिस्टिक पैकेज है, तो ये सारे मिला के एक इसकी प्राइस नियुक्त की गई है। और इसके साथ भी डील करते बाद गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट इन्होंने निगोशिएशन की है, अपनी तरफ से अच्छी डील ट्राई की है। उसको मद्देनजर रखते हैं, अगर ये डील जो है ये कॉन्फिडेंशियल है, ये आउट होती है तो इसको देश के अंदर नुकसान नहीं होता जिसको है। देना उसको दे दिया, एडवर्सरी है। आपकी इक्विपमेंट की कैपेबिलिटी, फाइटिंग कैपेबिलिटी पता चल जाती है, योर एरिया ऑफ डिप्लॉयमेंट पता चल जाता है। और जब आपका एरिया ऑफ डिप्लॉयमेंट पता चल जाता है तो वो जो फॉर्मेट है, जब एरिया ऑफ एक्शन वो पता चल जाता है, यहां तक कि ये भी पता चल जाएगा कि कौन सा टारगेट इनके रेंज में आएगा, कौन सा टारगेट इनकी रेंज में नहीं होगा, और एनिमी की प्रिपरेशन की बात आ जाती है। ये सारी की सारी चीजें हैं, ये बड़ी डिफिकल्ट है। इसके कई उदाहरण हैं सर, मैं पिछली सरकार यूपीए के कई उदाहरण हैं जिसमें जब रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी थे, उन्होंने जवाब दिया संसद में, कुछ सवाल पूछा गया था डिफेंस को लेकर, और उन्होंने कहा कि ये सुरक्षित देश की सुरक्षा से जुड़ा मामला है, गोपनीय मामला है, इसलिए ये जानकारी हम नहीं दे सकते। बिल्कुल है, तो नहीं पहले दे भी होता सकते, कोई जानकारी दे ही नहीं सकते और ना ही देनी चाहिए।
और अगर आपने जानकारी देनी शुरू करी तो आप अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। पथिकृत आप जो बात कहना चाह रहे थे पूरी देखिए, जो 2015 की बात मोहम्मद खान साहब बोल रहे हैं, उसमें एक प्रॉब्लम वो डिफेंस कंपनीज फेस करते हैं कि जब वो आरएफपी के लिए अप्लाई करते हैं विद ऑफसेट पार्टनर्स नेम, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट मिलते मिलते 10 साल लग जाता है और 10 साल में बहुत कुछ बदल जाता है। एरोस्पेस इंडस्ट्री डेवलप करना ऑफसेट का एक बहुत बड़ा कारण है। तो उसमें क्या होता है, पहले आप नट बोल्ट से छोटे मोटे चीजों से शुरू करते हो, बाद में जाके यू अलाउ द इंडियन ऑफसेट पार्टनर टू मेक समथिंग सोफिस्टिकेटेड। तो पहले ही बोल देना कि मेरा ऑफसेट पार्टनर कौन है और क्या बनाएगा, 10 साल में बदल जाता है। जैसे 2015 में क्या हुआ, बोइंग एक कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करता है हेल के साथ, जो वो उसका ऑफसेट पार्टनर था फॉर बोइंग पीएटाई पोसाइडन। अब उसके लिए पूरा नया तरीके से बोइंग को जाना पड़ेगा फॉर द एंटायर प्रोसेस। तो प्रोसेस मिनिमाइजेशन के लिए, सिंप्लीफिकेशन के लिए ये डिफेंस ऑफसेट पार्टनर की जो क्लॉजेस है, इंटरनेशनल डिफेंस कंपनीज ने बोला कुछ उसमें सिंप्लीफिकेशन करने के लिए कि ताकि ऑफसेट क्रेडिट जब वो लेने जाएंगे बाय द टाइम ऑफ द एंड ऑफ द कंप्लीशन ऑफ द एंटायर प्रोजेक्ट, तब वो खुलासा करेंगे। इसमें इट्स नॉट जस्ट अबाउट रफाल, हर डील में होता है। एंड आई मस्ट अप्रिशिएट, बहुत सारे डील्स यूपीए के टाइम भी हुआ था जो अच्छे डील्स थे। इसमें हर चीज में पॉलिटिक्स करना जरूरी नहीं है। ठीक है, मुझे ये बताइए मोहम्मद खान साहब कि संसद में इस पे चर्चा कब होगी? राहुल गांधी के पास इतने सबूत हैं, कम से कम संसद में अगर वो उसको लहराएंगे, पढ़कर सुनाएंगे, बताएंगे तो देश भी जान पाएगा। जी सुशांत जी, मैं 2 बातें कहूंगा। सबसे पहले तो जैसे अफसर साहब बोल रहे थे कि गोपनीय होती है बातें क्योंकि सुरक्षा से जुड़ी हुई है। सर, हम ये नहीं कह रहे कि आप जो है बाहर आइए और जनता के सामने डिस्कस कीजिए। हम कह रहे हैं हम जो विपक्ष हैं, जो सांसद हैं, जो चुन के आते हैं वोट के जरिए, लोगों की आवाज बन के, वो अगर आपसे सवाल कर रहे हैं कि भैया हमें तो बता दीजिए कि क्या बातें हैं, आप राजी नहीं है, पहला शक तब उठता है। आपको पता है फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन अदालत को चैनल सर, विपक्ष तो हर चीज उस चैनल से यही सवाल किया, विपक्ष के साथ आप डिसाइड कर सकते हैं। विपक्ष ने सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे, नेताओं को बैठाकर वीडियो दिखाना पड़ा। आप लोगों ने ईवीएम पर सवाल उठाए, चुनाव आयोग को हैकाथॉन अरेंज करना पड़ा। अब आप लोग हर चीज पे करेंगे। आपने कहा कि कीमत नहीं बता रहे, सीलबंद लिफाफे में अदालत को कीमत दे दी गई। अब आप लोग हर चीज गलत मिसालें हैं, तो बिल्कुल गलत मिसालें हैं। कल क्या आप इंटेलिजेंस ब्यूरो की बिल्कुल गलत मिसालें हैं सुशांत जी, बिल्कुल गलत मिसालें हैं। और आदर और सम्मान के साथ कहूंगा कि आप एक बात बताइए, जब कांग्रेस ने सर्जिकल स्ट्राइक की प्रूफ मांगे थे, नहीं, हमने श्रेय दिया था अपने आर्म फोर्सेस को और इनसे कहा था जो जनरल हुदा ने भी बात कही कांग्रेस नहीं है, लेकिन दिखाना पड़ा ना सर। नहीं दिखाना पड़ा कि नहीं वीडियो, ये बताइए। हम लोगों ने सवाल नहीं उठाया था, वीडियो दिखाना पड़ा कि हमने सवाल नहीं उठाया था। दूसरी बात, ईवीएम पे तो हम सवाल उठाएंगे और ईवीएम पे जो हम लोगों ने ताक बांध के रखी है, इसी वजह से ये लोग इस बार ज्यादा उल्टा सीधा नहीं कर पाए नतीजे में। और तीसरी बात आगे रफाले पे हम सवाल करते रहेंगे, क्योंकि जब आप जहाज कम खरीद रहे हैं, सस्ते दाम पे खरीद रहे हैं, एक पार्टी को ला रहे हैं, आपको बता तो रहे हैं 1,00,000 करोड़ का उठा के कॉन्ट्रैक्ट दे, अगर वहां पे कंपनी को हटा रहे तो हम सवाल करेंगे। तो सवाल कीजिए, लेकिन फैक्ट्स के साथ कीजिएगा ना सर। डिबेट मजाक हो रहा है। यहाँ जो अनुभवी लोग हैं, मुझे ये बताइए, देश के सांसद तय करेंगे कि राफेल में क्या हथियार लगने चाहिए और उसकी क्या कीमत होनी चाहिए। जैसे अदालत ने कहा कि वो एक्सपर्टीज नहीं है, तो यहाँ एक्सपर्ट बैठे हैं वायुसेना के, वो बताएंगे या देश के सांसद बताएंगे और राहुल गांधी बताएंगे कि राफेल में क्या लगेगा। आपके एक एक्सपर्ट तो बोलते हैं कि आपके एक एक्सपर्ट बोलते हैं मैं झूठ बोल रहा हूं, तो मैं उन्हें जब वो मैं कुछ और पूछ रहा था, मैंने कुछ और राहुल क्लैरिफाई कर दिया। राहुल गांधी ज्यादा एक्सपर्ट है, राफेल में क्या लगेगा नहीं लगेगा कि प्रफुल्ल बख्शी ज्यादा एक्सपर्ट है। ये वो लोग हैं, प्रफुल्ल बख्शी को बताइए, क्या देश के सांसद इस बात के लिए तैयार हैं कि वो तय कर सके राफेल में क्या लगा और उसकी क्या कीमत होनी चाहिए? तथ्य सुनने हैं तो ये तथ्य है। सर, आप कंफ्यूज है 2012 और 2015 में मैंने क्लैरिफाई कर दिया। एक जहाज का दाम 3 गुना बढ़ा। अरे कुछ नहीं बढ़ा, आपको पता ही नहीं है बेसिक्स। चलिए, मेरे पास वक्त इतना ही था, लेकिन आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए, और उम्मीद है कि कम से कम संसद में चर्चा हो, फैक्ट्स के साथ चर्चा हो, कि दर्शक जो है उसको समझ पाए, देख पाए कि आखिर इस पर सियासत